आज के समय में देखें तो बंधुआ मजदूरों की संख्या देश में बढ़ गई है, जबकि घटनी चाहिए थी। अगर सरकार आपको कह रही है कि हमने आय दुगुनी कर दी और कानून अच्छा कर रहे हैं, सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको कोविड के दौरान देखने को मिल गया। 1979 में बना हुआ कानून इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, वो आज दिन तक लागू ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट चिल्लाती रह गई कोविड में, तो भी लागू नहीं हुआ। अब वो श्रम कानून की जगह मालिक कानून बना दिए हैं, ये लेबर कोड आ गए हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार मजदूरों की हितैषी है? सरकार तो पूंजीपतियों की हितैषी है। हमको मंदिर मस्जिद के झगड़ों में डाल दिया जा रहा है, हमें बता दिया जा रहा है कि ये हमारा धर्म और कर्म क्या होगा। नमस्कार, मैं धारण, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। और जंतर मंतर पर हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई ना कोई प्रदर्शन होते रहते हैं। लेकिन आज एक और प्रदर्शन है जो कि बंधुआ मजदूरी के ख़िलाफ़ है। बंधुआ मजदूरी से ज़्यादा इसके कारण के ख़िलाफ़ है। बंधुआ मजदूरी अक्सर क्यों है, इसका सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जब भी राज्य सरकारें या फिर कोई भी सरकार अपने निवासियों को, अपने राज्य में रहने वाले लोगों को सही दर पर, सही वेजेस पर काम नहीं दे पाती है, तो लोग पलायन करने को मजबूर होते हैं और बंधुआ मजदूरी जैसे जालों में फंस जाते हैं। और जब उन्हें निकाला जाता है तब भी उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अक्सर ऐसी कहानियाँ हमारे सामने आती रहती हैं। बात ये होती है कि बंधुआ मजदूरी जो है वो गए ज़माने की बात हो गई है, लेकिन आज हमारे सामने कुछ उदाहरण मौजूद हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम निर्मल अग्नि है और मैं नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर का कन्वीनर हूँ। अच्छा, सर, तो बंधुआ मजदूरी के बारे में तो हम समझते हैं कि बहुत पुरानी बात हो गई है, अब वैसे केस नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आज आप उसी की बात कर रहे हैं। किस तरीके का केस है और किस तरीके की बातें, किस तरह के जो है कांड सामने आ रहे हैं? देखिए, बंधुआ मजदूरी ज़रूर एक बहुत पुराना मुद्दा है, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गुलामी का बंधुआ मजदूरी एक प्रकार है। आज के समय में देखें तो बंधुआ मजदूरों की संख्या देश में बढ़ गई है, जबकि घटनी चाहिए थी। 1976 में कानून बना बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976, और वो कानून के तहत पूरे देश भर से बंधुआ मजदूरी को इरेडिकेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। परंतु ऐसा नहीं हुआ। बंधुआ मजदूरी के मामले लगातार इसलिए बढ़ रहे हैं कि देश में श्रम की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। श्रम की व्यवस्थाओं को मनमाने ढंग से चलाना, श्रम की व्यवस्थाओं को और भी लच्चर कर देना, श्रम कानूनों को और भी ढीला कर देना, ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इस गवर्नमेंट के, जो मौजूदा गवर्नमेंट इस देश में है, वो बार बार कहती रही है कि हम मजदूरों के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, आय दुगनी कर दी गई है, आवास सभी को मिल गए हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले आप बता रहे हैं। देखिए ना, अगर सरकार आपको कह रही है कि हमने आय दुगुनी कर दी और कानून अच्छा कर रहे हैं, सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको कोविड के दौरान देखने को मिल गया। 1979 में बना हुआ कानून इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, वो आज दिन तक लागू ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट चिल्लाती रह गई कोविड में, तो भी लागू नहीं हुआ। दूसरा, जब देश की सरकारों ने किसानों के काले कानून बनाए और किसानों ने संघर्ष किया, उसी समय ये लेबर कोड लेके आए। 44 कानून थे, श्रम कानून थे, इनको इन्होंने मर्ज कर दिया और ये 4 कोड लेके आ गए। ये वेज कोड के नाम से, सोशल सिक्योरिटी कोड के नाम से, हेल्थ एंड सेफ्टी के कोड के नाम से ये लोग बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस तो कम हो गई ना, 44 कानून की जगह अब 4 हैं। देखिए, कॉम्प्लिकेशंस कम हो गई, पर आपने उन कानूनों का सत्यानाश कर डाला। आपने मर्ज करने का क्या मीनिंग है? क्या आपने किसी व्यक्ति के शरीर में से आत्मा ही निकाल दी? तो उस शरीर का तो दाह संस्कार करना पड़ेगा, नहीं तो वो सड़ जाएगा। वैसे ही हमारे कानूनों के अंदर जो सोल था, जो मजदूरों के लिए था, श्रम कानून मतलब मजदूर के लिए कानून, अब वो श्रम कानून की जगह मालिक कानून बना दिए हैं। अच्छा। आप कह रहे हैं कि वो तो मजदूरों के लिए आए दिन बना रहे हैं, आए दिन नहीं बना रहे हैं। उन्होंने तो इंजेक्शन डाल डाल के सारे की सारी ताकत निकाल दी है और ये ताकत ट्रांसफर हो रही है पूंजीपतियों की तरफ, क्योंकि ये जो लेबर कोड आए हैं, ये कोड मजदूरों को मार डालेंगे। इन कोड से अभी तो 43,000 मजदूरों ने ही आत्महत्या की है। आने वाले समय में ये आंकड़ा डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेबर कोड आए हैं, ये बड़े खतरनाक हैं। जहाँ मजदूर को 8 घंटे काम का दाम नहीं मिल रहा है, वहाँ मजदूरों से 12-12 घंटे काम करवाया जाएगा।
फिर ये भी उलाहना दिया जा रहा है कि मजदूरों को 5 ही दिन काम करना पड़ेगा एक सप्ताह में, 5 डेज वर्किंग तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब इसको सुन के कोई चकाचौंध के चक्कर में फंस जाता है। हाँ मेरी शरीर की कैपेसिटी है, मैं कितनी देर काम कर सकता हूँ। हाँ रविवार की छुट्टी वैज्ञानिक तर्क के आधार पर बनाई गई। हाँ। मतलब ऐसे मेरे मर्जी से आपकी मर्जी से नहीं बनी। श्रमिकों ने बहुत बड़े आंदोलन किए, उसके परिणाम निकल के आया कि हम मजदूर दिवस मना रहे हैं। तो किस प्रकार से हमारे इस शरीर को आराम की ज़रूरत है, वो आराम अब हराम होने जा जी। रहा है। ये लेबर कोड आ गए हैं। हाँ। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार मजदूरों की हितैषी है? सरकार तो पूंजीपतियों की हितैषी है, तभी ना लेबर लेकिन कोड लेके आई है। पूंजीपति को हम बड़ा कोसते हैं, लेकिन वही पूंजीपति तो देश में रोजगार पैदा करते हैं। अब अडानी अंबानी को देखिए, सबसे ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेटर ये दोनों हैं। तो यही तो सोच हमको बदलना पड़ेगा कि वो पूंजीपति देश को में रोजगार पैदा करते हैं, पर रोजगार का लाभ अडानी और अंबानी को हो रहा है या हाँ। गांव के अंबालाल को हो रहा है? क्योंकि उसका जो लाभ है, लाभ में भी हमारा हिस्सा है, हमारा मीन्स मजदूरों का हिस्सा है। हाँ। मजदूरों का आप तो खाते हैं, आप तो पीते हैं पेप्सी कोला और कोका कोला, और हमें नारंगी की गोली पकड़ा दी जाती है। मेहनत का मूल स्तंभ जो है वो मजदूर है। मजदूर कारखानों में काम ही नहीं करेगा तो क्या ही अंबानी अंबानी बनेगा, फिर वो अंबालाल ही बन जाएगा। अंबालाल ही अंबानी को बनाता है। तो सबसे बड़ा सवाल है, इस देश में श्रम पैदा करने वाला, श्रम करने वाला सम्मानजनक तरीके से देखा ही नहीं जाता है। हाँ। श्रम का जो मूल जो व्यवस्थाएं हैं और जो स्तंभ बने हैं, उन स्तंभ में मजदूर को सस्ते दर पर न आंका जाए। हर मालिक यही चाहता है सस्ती दर पर श्रमिक और श्रम मिल जाए। अब हमारे देश में भी यही है। समाधान क्या है? क्योंकि अपने एरिया में काम नहीं, अपने गांव में, अपने शहर में काम नहीं मिलता तो लोग पलायन करते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं। तो उसमें समस्या क्या है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे शहर में जाके अपनी आजीविका खोजने की कोशिश कर रहा है तो उसमें समस्या क्या दिखाई देती है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाता है या एक डिस्ट्रिक्ट को या राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाता है, तो पहले जो सोर्स स्टेट है, जिस स्टेट से वो जाता है, उस स्टेट के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि वो आखिर क्यों नहीं अपने नागरिक को रोजगार के साधन उपलब्ध करवा पा रहा है। तो शर्म से पहले डूबना, मरना या जिम्मेदारी या जवाबदेही की बात उसकी बन जाती है, सोर्स स्टेट की। दूसरा बनता है डेस्टिनेशन पॉइंट पे, कि जो राज्य उसको काम दे रहा है, वो काम उसको भीख के रूप में दे रहा है या सम्मान के रूप में दे रहा है। वो किस काम की परिस्थितियों के साथ उसको जोड़ रहा है। अगर वो भी गुलामीगिरी के ढांचे में उसको काम दे रहा है तो उसका काम देना भी व्यर्थ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे देश के लोगों को काम पे बंद करवा दो, हम कह रहे हैं कि काम को और भी बढ़ाओ, काम को और अच्छा लागू करो। जितना हमारे देश में जितना ह्यूमन रिसोर्स है उतना किसी देश के पास में नहीं है। इस ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए। हमारे देश के जितने मजदूर जिस तरीके से श्रम करते हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, दूसरे राज्यों में उस तरीके से हाड़ तोड़ मेहनत भी नहीं करते हैं। हम तो अपने शरीर और जान की परवाह ही नहीं करते हैं। उस देश में ह्यूमन राइट्स जो है बहुत ऊंचे तबके तक पहुंच चुका है। हमारे यहाँ पे मानवाधिकारों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि मैं अगर काम करने के लिए जाता हूँ तो मुझे मेरा मालिक कितनी बदतमीजी के साथ बात करे, या मुझे मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ करे, या मेरे कार्यस्थल पर मेरा यौन शोषण हो जाए, या कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसी भी घटनाएं हैं इसमें। हाँ, हमारे देश में कानून बना हुआ है कि कार्यस्थल पर यौन शोषण से बचाव के लिए 2013 में कानून बना है। पर क्या इस कानून के तहत कितनी अभी IIC हमारे देश में बनी हुई है, उसका आकलन करके देख लें। IIC बनी है तो कितनी एक्टिव है, कितनी डिफंक्ट है। तो ये जो एजेंसियां हमने खड़ी कर दी हैं, कानून के कागज़ों के अंदर कानून के ताबूत खड़े कर दिए हैं, वो कितने साक्ष्य रूप में, सही रूप में, वास्तविक रूप में परिणित होते हुए ज़मीन पर चल रहे हैं। और इसको सही करने की दिशा में हमारे देश के युवाओं को किस प्रकार से मोटिवेट किया जा रहा है, या हमको मंदिर मस्जिद के झगड़ों में डाल दिया जा रहा है। हमें बता दिया जा रहा है कि ये हमारा धर्म और कर्म क्या होगा, या पर हमें बताया जा रहा है कि ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे कानून। लेकिन जनता जो है, यही मजदूर वर्ग जो है, वही मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट भी तो देता है। उन्होंने कभी अपने मुद्दों पे वोट ही नहीं दिया है, तो सरकार उन पे ध्यान क्यों देगी? जनता की गलती नहीं ना, ये तो जो देश चलाने वाले हैं, देश हाँकने वाले हैं, देश को, उनको तो सर वोट मिल रहा है ना, उनको वोट मिल रहा है, उनकी सरकार चलती रहेगी। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब भी तो एक बड़ी बात है। आपकी अपनी इंसानियत, आपका अपना धर्म भी है। आप धर्म की बात करते हैं तो आपके लिए भी धर्म की बात लागू होती है। आप जो देश चलाने को आप राजनीति कहते हैं,
हैं, इसी को राजधर्म क्यों नहीं बनाते हैं? हाँ। आपको राज धर्म के ऊपर राजनीति करना का जो आपको सूझता है, उसमें आप लोगों को सांप्रदायिकता को लेके लोगों को लड़वाते क्यों हैं? आप हाँ। क्यों नहीं रोटी की राजनीति करते हैं? क्यों हाँ। नहीं भोजन की राजनीति करते हैं? आवास की राजनीति कीजिए ना। कैसे देश कर की तो रहे हैं, जनता- नरेंद्र मोदी आवास की बात कर पर रहे हैं। वो ढकोसले की वो एक फ्रॉड राजनीति कर रहे हैं और उसके ऊपर वो डाल डाल और पात पात पहुंच रहे हैं उस झूठी राजनीति पर। ये झूठा जो महल खड़ा हुआ है, ये झूठा जो तंत्र खड़ा हुआ है, हाँ। वो खड़ा तो हो गया पर वो ढहते हुए भी देर नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नींवें कमज़ोर हैं। वो झूठ की बुनियाद पर जो नींव खड़ी हुई है, वो नींव एकदम से धराशायी होगी और धराशायी होगी तो उसको समय नहीं लगेगा। अभी उनका राज चल रहा है, परंतु इस प्रकार से वो युवाओं को, देश की जनता को कितने समय तक बहकाते हुए गुमराह कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को थोड़े दिन के लिए तो बहका सकते हैं, पर ज़्यादा लंबा टिक नहीं सकते हैं। अच्छा। अगर वो चाहें, वो राज धर्म जो अब इस देश को चला रहे हैं, वो राजधर्म बना के चलाएं। किस प्रकार से धर्म की वास्तविकता क्या है, धर्म का मूल स्वरूप क्या है, धर्म के विकृत स्वरूप के ऊपर उनका ढांचा खड़ा हुआ है जो धराशायी होगा। अच्छा, हम तो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो आपने ईंट भट्टों की इंडस्ट्री के बारे में बताया था। और कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर इसी तरीके की घटनाएं सामने आती हैं? सबसे ज़्यादा देश के अंदर अगर बंधुआ मजदूर पाए जाते हैं या गुलामीगिरी होती है और श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है, तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर वर्कर, कृषि का क्षेत्र, जहाँ पर 60% बॉन्डेड लेबर। अगर पूरे देश 60% बॉन्डेड। हाँ 60% वहाँ पर बॉन्डेड लेबर है और सबसे बड़ा तबका जो है कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ खेतों में, दूर दराज के गाँवों में, जहाँ पर जमींदारों के यहाँ पर खेतों में जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी श्रम कानून लागू ही नहीं होता है। उनके लिए बंधुआ मजदूरी का दरवाज़ा इतना बड़ा है, पर उतनी इंटीरियर एरियाज़ में जाकर मजदूरों को निकाल के लाना, उनकी पहचान करना, ये जिम्मेदारी सरकार की है। बंधुआ मजदूरों की पुनर्वास की योजना 2016 के तहत जो लाखों रुपए का प्रोविज़न है कि खेतों में जाया जाए, ईंट भट्टे पे जाया जाए, खदानों में जाया जाए और वहाँ जाकर ये सर्वे किया जाए। ये सर्वे करने के बाद में मजदूर को पहचान करके फिर उसको मुक्ति और उसका उचित पुनर्वास। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको काम से हटा दें, आप चाहें तो मालिक को बाउंड करके, मजदूर से बात करके उसकी काम सही वेजेस होने चाहिए और सम्मान होना चाहिए काम में, ये कह रहे हैं आप? हाँ, ये सवाल उसकी डिग्निटी का, आर्टिकल 21 का सवाल है, आर्टिकल 23 का सवाल है, आर्टिकल 23 बेगारी की बात कर रहा है। अब यहाँ देश में मजदूर जब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैंने बेगारी किया, मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाया, अब उसको बोल रहे हैं प्रूफ दे दे, प्रूफ दे दे। ये हनुमान थोड़े जो सीना चीर के दिखाएगा, ये क्या प्रूफ देगा? ये कह रहा है मैंने 4 महीने काम किया, इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए। मजदूर बोला इसके स्टेटमेंट को लेके आप जांच कीजिए ना। अब इस मजदूर का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको चीर फाड़ के इसमें से क्या निकलेगा? इसने तो बता दिया, अब इसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं मजदूर के पास बताने के लिए। डॉक्यूमेंट खुद सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि बंधुआ मजदूरों के पास किसी प्रकार के दस्तावेज की होप किसी भी सरकार के आला अधिकारी या सरकार को करने की जरूरत नहीं है। अब इससे क्या डॉक्यूमेंट मांगोगे, क्या डॉक्यूमेंट देगा? ये काम जो है बंधुआ मजदूरों का जो कानून है, उसमें सेक्शन 15 में लिखा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मालिक का है, मालिक के ऊपर होना चाहिए। अब वो इनसे प्रूफ मांग रहे हैं कि आप सारे लोग प्रूफ लाओ कि आप बंधुआओ। ये प्रूफ कहाँ से देंगे? इन्होंने तो दे दिया प्रूफ, आपको वो प्रूफ को देखने के लिए लेंस ही नहीं है। कानून बना है तो आप कानून का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब रहता है कि अब हमारा अंतिम दरवाज़ा जो है, आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हम जाकर अपना जो एक मौलिक अधिकार है उसका भी इस्तेमाल करें। और अब अगर यहाँ पर सफलता नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास में अंतिम मुकाम है, जहाँ पर हम लोग जाएंगे और इस लड़ाई को वहाँ तक लेके जाएंगे। शुक्रिया। देखिए, ये सारी बातें हैं जो आपने सुनी हैं, और ये वो लोग हैं जो पिछले 1 महीने में कश्मीर से जो है वो कश्मीर के भट्टा खदानों से छूट के आए हैं, जहाँ पे ईंट भट्टे होते हैं। और जिस तरीके की बातें आपने सुनी हैं कि यौन उत्पीड़न तक हुआ है इन लोगों की, महिलाओं के साथ, तो आपको ये बात समझनी होगी कि हम धर्म की राजनीति में जब तक इस सब में फंसे रहेंगे तो हमारे पास ऐसी कहानियाँ हमें सुनने को मिलती रहेंगी। और जब तक आप मुद्दों की राजनीति नहीं करेंगे, या फिर मैं कहूँ आप मुद्दों पर वोट नहीं देंगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय चाहिए तो मुद्दों की राजनीति पे ध्यान दीजिए और मुद्दों पर वोट दीजिए। पूरी बातचीत के बारे में आपके जो भी विचार हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।